चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? ये भी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का टर्म है। किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा देखिए। नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और ये कैपिटल एन क्या डेफिनेशन होगी ज़रा देखिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in per liter of solution। जरा समझिए, per liter of solution is called normality। जरा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इस टर्म को समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट जरा समझिए। अगर हम कहते हैं एन नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम होना चाहिए किसमें बेटा? लीटर में। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सोल्यूट का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कहते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं नॉर्मेलिटी। सी हियर, अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? एन आपने कह दिया वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें होना चाहिए? ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और आप कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, इसको कह सकते हैं वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए? लीटर में। इन केस अगर मान लीजिए आपको मिलीलीटर में गिवन है, इसको आप चेंज कर देंगे किसमें? लीटर में, डिवाइड बाई 1000। जरा समझिए, अगर इसमें हम शॉर्ट में फार्मूला बना रहे हैं तो आप कह देंगे W वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन मिलीलीटर, अगर गिवन है तो इसको आप चेंज करेंगे लीटर में, इट शुड बी प्रेजेंट इन। सो दिस इज द नॉर्मेलिटी फार्मूला। वेट ऑफ, यहाँ पर W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट है, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, एक नया टर्म आपको समझ में आ रहा है। V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में गिवन है तो हमने इसको चेंज कर देना है किसमें? लीटर में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा लीटर में। फाइन। अब जरा देखिए, क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ये एक नया टर्म है, आप पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट में। इक्विवेलेंट वेट क्या है जरा समझिए, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो कहेंगे साहब कि जैसे देखिए, आइए समझिए, समझिए जरा। इक्विवेलेंट वेट क्या है? सी हियर, इक्विवेलेंट वेट देखो बेटा, मान लीजिए कोई सब्सटेंस X है, इस सब्सटेंस का हमको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। हमें नहीं पता क्या इसका इक्विवेलेंट वेट है, हम इसको कंपैरिजन करेंगे। इक्विवेलेंट नाम से समझ में आ रहा है किसी के इक्विवेलेंट है। आपने क्या कह दिया? हाइड्रोजन ले लिया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, ऑक्सीजन ले लिया स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्लोरीन ले लिया स्टैंडर्ड रेफरेंस। कह रहे हैं साहब कि हाइड्रोजन का कितना लिया जाए? 1 ग्राम, ऑक्सीजन का लिया जाए 8 ग्राम, या फिर क्लोरीन का लिया जाए 35.5 ग्राम। जरा समझो बेटा, कह रहे हैं कि अगर हमको इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो क्या होगा? इस सब्सटेंस की जितनी क्वांटिटी, जिस सब्सटेंस का जितना मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हैं 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो इस सब्सटेंस की जितनी क्वांटिटी, मान लीजिए आपने कह दिया साहब इसकी हमने x क्वांटिटी है,
इसकी x क्वांटिटी है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, या आपने कह दिया x ग्राम जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, या फिर कह दिया आपने 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो फिक्स है, इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो जितनी क्वांटिटी इसकी कंबाइन करेगी इससे किसी एक से, चाहे आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन माने, ऑक्सीजन माने या फिर क्लोरीन माने, जितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है वही इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। बेटा आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको तो हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, हमको फाइंड करना है इसका न्यूमेरिक वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा। अगर हम मान लीजिए कहते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, फार्मूला है जिससे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, या कह सकते हैं फार्मूला मास। अगर कोई आयन है आप कह सकते हैं फार्मूला मास, आयन के लिए फार्मूला मास बोल देंगे, डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, यहां पर एन फैक्टर क्या चीज है? एन फैक्टर क्या है समझिए जरा। एन फैक्टर होता है, ये होता है एसिडिटी ऑफ बेस, और बेसिसिटी ऑफ एसिड, या कह सकते हैं आप टोटल चार्ज ऑन एनी ऑफ आयन। आयन मतलब कोई अगर आयनिक स्पीसीज है, उस आयनिक स्पीसीज में कितने टोटल चार्ज हैं उसको देखेंगे हम लोग। आयन मीन्स कैटायन और एनायन, कोई एक आयन लिया जाएगा बेटा। या फिर कह सकते हैं अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन। जरा समझो बेटा, तो जो ये एन फैक्टर है वो इनमें से कोई एक माना जाएगा। अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी देखेंगे, अगर वो बेस है उसकी एसिडिटी देखेंगे, या कोई अगर आयनिक स्पीसीज है उनमें चार्ज कितना है कैटायन या एनायन में उसको फाइंड करेंगे, या फिर अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो हो जाएगा उसका एन फैक्टर। क्लियर? आइए देखिए जरा, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं जरा समझिए, एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सी हियर, जैसे आपने कह दिया कि साहब H2SO4 एसिड है, तो इस एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? आपने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इसकी स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, देखिए जरा, इसकी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं इस तरह से, तो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वो रिप्लेसेबल होगा। यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। समझिए जरा, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी भी एसिड के वन मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे, सी हियर दिस इज H2SO4, इस H2SO4 में आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं। कैसे मानेंगे वो रिप्लेसेबल हैं? इफ दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, दे आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यानी कोई हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा। यहां पर जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन इज अटैच विद ऑक्सीजन, सो इट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज अटैच विद ऑक्सीजन, सो इट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो इस H2SO4 में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इनके नंबर है 2, यानी इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अब इस H2SO4 का अगर हमको निकालना हुआ इक्विवेलेंट वेट,
तो मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, यानी इस H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, आप इसका मोलर मास निकालोगे बेटा, कितना आएगा 98 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना आ गया 2, निकालोगे सॉल्व करेंगे आएगा 49। समझिए जरा, H2SO4 का मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास 98 है और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 49। अगर हम कहते हैं कोई बेस है, बेस जरा ध्यान दीजिए, बेस की एसिडिटी होगी यानी इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप होंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेसेबल, कितने रिप्लेसेबल कितने रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। सी यार, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा ये 10th में हम लोग डिस्कस कर चुके हो, आप लोग वहाँ इसको समझते होंगे आप, एसिडिटी बेसिसिटी, जस्ट यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ मैं। आपने कह दिया NaOH, अभी इस NaOH बेस है, इसकी एसिडिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हियर इज 1, तो इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालोगे बेटा, इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, एसिडिटी आ जाएगी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाई 1, यानी जो इसका मोलर मास आएगा 40 और इसको 1 करोगे, यही इसका इक्विवेलेंट वेट भी हुआ। समझिए जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में इसका एन फैक्टर 1 है, तो मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर 1 है, यही इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। यानी NaOH के केस में मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों सेम है, राइट। कोई आयनिक स्पीसीज आप ले लेते हैं, आपने कह दिया साहब सोडियम कार्बोनेट से, हियर सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, तो सोडियम कार्बोनेट में देख रहे हैं बेटा आयनिक स्पीसीज है, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो 2Na पॉजिटिव मिलेगा और CO3 2 नेगेटिव मिलेगा। देखिए, अब हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसमें 2 पॉजिटिव आयन है टोटल, भाई 2Na, एक Na पर 1 पॉजिटिव, 2 पर 2 पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव है 2 और टोटल निगेटिव है 2, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा बेटा उसको आप निकालेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास होगा, तो क्या निकालेंगे इसका हम, इसका फार्मूला मास जो हो जाएगा, फार्मूला मास निकालोगे बेटा आएगा इसका 46 12 प्लस 48, इसका आ जाएगा 106, राइट। अब ये मोलर मास, फार्मूला मास 106, चूंकि नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं 2, डिवाइड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा बेटा 53। समझिए जरा, तो इस तरह से आप इस सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, राइट। अब जरा देखिए एक टर्म और समझिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद आप फाइंड कर सकते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आगे भी न्यूमेरिकल यूज करते हैं हम, लेकिन उसके पहले कुछ टर्म समझिए जरा। क्या, अगर कह दिया गया नॉर्मल सॉल्यूशन, समझो भाई, तो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है उसकी नॉर्मेलिटी n कितनी हो जाएगी 1। अगर आपसे कह दिया गया बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, तो बेटा इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी n इज इक्वल टू 2। कह दिया गया सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1/2। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 1/10, 1/10। इस तरह से आप देखोगे सेंटी नॉर्मल 1/100, मिली नॉर्मल 1/1000। तो इस तरह से आप देखोगे तो नॉर्मेलिटी का जो टर्म है उनकी न्यूमेरिक वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा देखिए जरा, मान लीजिए आपने डिफरेंट मिक्सचर लिए, समझो बेटा डिफरेंट मिक्सचर लिए आपने, तो कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी। आपने कहा देयर आर 3 डिफरेंट मिक्सचर, A प्लस B प्लस C, इन तीनों को मिक्स कर दिया गया एक साथ, राइट। और मिक्स करने के बाद कहा गया ये जो मिक्स किया गया इसको हमने कह दिया N1B1, यानी इसकी नॉर्मेलिटी कुछ डिफरेंट है, वॉल्यूम कुछ डिफरेंट है, इसको मिक्स किया आपने। दूसरा कंपोनेंट B लिया, आपने कह दिया इसकी जो नॉर्मेलिटी डिफरेंट है और वॉल्यूम डिफरेंट है। तीसरा कंपोनेंट लिया आपने
ये नॉर्मलिटी डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है। इन तीनों को आपने क्या किया, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद कह दिया आपने कि फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। इनको मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट मिला सॉल्यूशन में, कह दिया ये मिक्सचर मिल गया, और अब आप कह रहे हैं कि साहब इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी फाइंड करिए। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सीधा सा फार्मूला लगा लीजिएगा आप, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, जितने भी कंपोनेंट आप मिला दें, N कह दीजिए, Vn कह दीजिए, जितने भी मिलाने हो आपको, 1 2 3 4 5 जितने भी कंपोनेंट हो, इनको आप मिक्स कर दीजिएगा। जो रिजल्टेंट मिलेगा, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट आर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितने आपको कंपोनेंट मिलाने हो मिला दीजिए। सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर की अगर आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, राइट। आइए देखिए, मान लीजिए आपने कह दिया कि साहब एक सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी कुछ है N1V1। अब आपने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट करेंगे, बाय एडिंग वाटर। सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी है N1, वॉल्यूम है V1, आपने क्या करना है, इसको डाइल्यूट कर दिया। और जब डाइल्यूट करेंगे बेटा, कैसे डाइल्यूट करेंगे, बाय एडिंग वाटर या फिर एडिंग सॉल्वेंट, जो भी उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट ऐड करके आपने इसको डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट करने के बाद कह रहे हैं कि सर इसकी नॉर्मेलिटी बताइए, यानी बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे। जरा समझिए कैसे, मिल इक्विवेलेंट समझिए। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बेटा नॉर्मेलिटी क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको जेईई नीट में। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये N1V1 क्या है, किसी एक को मान लीजिए, इसको कह दिया मैंने दिस इज द N1V1 ऑफ फॉर बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले की कंडीशन ये है, और इसको आपने कह दिया दिस इज फॉर आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की बात ये कंडीशन है। तो आप ये नोन है और ये अननोन को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। से यार मान लीजिए आपने कह दिया कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। आपको क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है और उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए। से यार फार्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है बेटा, मैं पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी में रिलेशन ये है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब जरा देखिए एन फैक्टर क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये चार्ज ऑन द आयंस, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दीज आर द एन फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया है। मोलरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन बेटा, वो देखो। मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया जाएगा, मिलीलीटर में, इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा, ग्राम में। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में रिलेशन है, आप फाइंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको परसेंट बाय वेट दिया हो, क्या कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू होता है परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास इंटू 10 इंटू डी यानी डेंसिटी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो these are the different formula by which you can calculate the normality of solution। अब बेटा क्वेश्चन एक दो डिस्कस करते हैं हम लोग, कैसे देखिए। सी हियर, समझिए जरा। आपसे कह दिया गया what volume
of water be added in 200 cc normal solution to make it डेसी नॉर्मल। समझिए जरा, आपने कहा एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 200 सीसी है और उसकी स्ट्रेंथ है नॉर्मल। बेटा नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 1, यानी नॉर्मलिटी 1 दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 200 सीसी। अब जरा समझिएगा, यानी इस नॉर्मलिटी इसकी 1 है, वॉल्यूम 200 सीसी है। कह रहे हैं इस सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड कर दिया जाए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट डेसी नॉर्मल। जरा समझिएगा, यानी डेसी नॉर्मल जो डाइल्यूशन के बाद वाटर ऐड किया जा रहा है, मीन्स डाइल्यूट किया जा रहा है, तो उसकी जो नॉर्मलिटी हो जाएगी, जो N2 बनेगा वो हो जाएगा 1/10। डेसी नॉर्मल कह रहा है बेटा, तो डेसी नॉर्मल मतलब हुआ n/10। क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक सॉल्यूशन है, उसमें नॉर्मलिटी 1 है, वॉल्यूम 200 सीसी है, उसमें कितना वाटर ऐड कर दें कि उसकी नॉर्मलिटी 1/10 हो जाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए जरा। फार्मूला आपके पास है बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन में क्या है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जरा समझिए, N1 आपके पास क्या है 1 और V1 कितना है आपके पास बेटा 200 सीसी। सीसी का मतलब आप समझ रहे हैं मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर है। अब कह रहे हैं साहब इसकी जो नॉर्मलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/10, लेकिन बेटा V2 कितना होगा? आपने कह दिया कि सब आपने X वॉल्यूम ऐड किया, हमने कह दिया लेट X वॉल्यूम वाटर बी एडेड, यानी जो वाटर आपने कह रहे हो X वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो इसी 200 में तो ऐड करोगे बेटा। तो जो V2 होगा वो कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा V1 प्लस X, यानी V1 इसी में ऐड करना है ना, वॉल्यूम तो रिजल्ट बनेगा वही बनेगा। अब जरा देखिए 200 1/10, V1 कितना है बेटा 200, सही है 200 प्लस X। अब आप यहाँ से X निकाल लोगे, ये हो जाएगा 200 प्लस X इक्वल्स टू 2000। X निकालोगे बेटा आ जाएगा 1800 सीसी। इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में अगर आप 1800 सीसी वाटर ऐड कर दें, यानी जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए 2000 सीसी। 200 तो पहले से ही है, तो आपसे पूछा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड कर दें उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाए 1/10 हो जाए, राइट। तो नॉर्मलिटी कितना वाटर ऐड करेंगे बेटा 800 सीसी, 1800 सीसी, यानी 1800 मिलीलीटर वाटर आप ऐड कर दें उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 1/10, जो कि पहले कितनी थी 1 थी। एक तो क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सी हियर, अगर आपसे कह दिया जाए, समझिए जरा, आपसे कह दिया जाए 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड dissolve in water to make 200 milliliter solution. Find out normality of the solution. नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब जरा समझिए, आपने कहा H2SO4 डिजॉल्व कर रहे हैं 4.9 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना बनाया जा रहा है 200 मिलीलीटर, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, हमसे नॉर्मलिटी पूछी जा रही है। बेटा समझिए जरा, हमारे पास फार्मूला है नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू वेट, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम इन मिलीलीटर और 1000, यानी लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। यहाँ पर वेट दिया हुआ है 4.9 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल चुके हैं, अभी 49 मिलेगा।
वॉल्यूम है 200 सीसी, चूंकि इसको हमको कन्वर्ट करना है लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दिया। सी हियर 5, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 नॉर्मल। सी हियर आपको वेट गिवन है, आपने नॉर्मलिटी फाइंड कर ली, कितना आपको इसकी नॉर्मलिटी होनी चाहिए। सी हियर एक चीज और ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन होती है वो मिली इक्विवेलेंट के टर्म में होती है। मिली इक्विवेलेंट मतलब होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। समझिएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम होना चाहिए दैट वॉल्यूम शुड बी इन मिलीलीटर। तो मिली इक्विवेलेंट टर्म में रिएक्शंस यूज करते हैं, इस पर बेस भी न्यूमेरिकल मिलता है आपको, तो आप इससे बेस न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। राइट।